इस अल्लाह अकबर का वार जो है ना दिलों पे ज़्यादा लग रहा है। मेरे एक फ्रेंड है नीरज गोयत, वो भी जय श्री राम कहते हैं। और मैं जब यहाँ पे पहुंचा परसों दूसरे दिन मैं एकेडमी गया, ट्रेनिंग स्टार्ट की। हर एक कश्मीरी को ना एक अंदर से ना खून में एक ब्लड में एक चीज़ है कि हम चाहते हैं फाइटिंग पे। और मैं 2016 से घर खुद ही चला रहा हूँ। कश्मीर में ऐसा है कि हम ज़्यादा डिपेंड माओ और बहनों पे नहीं होते, यहाँ पे मर्द काम करते हैं। उवैस याकूब के लिए कश्मीर क्या है? कश्मीर दागिस्तान से अच्छा बन सकता है, ये गारंटी है, क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ के जेनेटिक्स यहाँ के जेनेटिक्स वहाँ से अच्छे हैं। जब आपकी उनकी टीम में हो, वो आपको भाइयों की तरह रखते हैं वहाँ पे, इतने हम्बल तरीके से। आपको लगेगा ही नहीं कि ये खबीब है उस लेवल का, आपको लगेगा ये मेरा भाई है। दागिस्तान और कश्मीर, खतरनाक ये खतरनाक क्वेश्चन है, इसको मैं स्किप करता हूँ। नहीं, चूज वन। कश्मीर और कश्मीर की खूबसूरती से हर कोई वाकिफ है। यहाँ कश्मीर को जन्नत भी कहा जाता है, लेकिन कश्मीर को जो और खूबसूरत बनाती हैं चीज़ें, वो है यहाँ की सलाहियत, काबिलियत और जो हुनर है लोगों में। आज का जो पॉडकास्ट है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि जो हमारे साथ शख्सियत हैं उन्होंने कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद लगाए हैं और पूरे देश में नहीं दुनिया में नाम रोशन किया है। लोगों को पता लगा है कि कश्मीर की मिट्टी में कितनी ताकत है। उवैस साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। यहाँ पे मेहमान है हमारे। उवैस भाई, जो हम देख रहे हैं, हमने अचानक से हमारी फीड में आप आते हैं और माशाल्लाह तिरंगा पहने और अल्लाह अकबर और सब में छा जाते हैं। कई सारे रील्स आते हैं, तो वहीं से मुझे पता चला, मैं आपके बारे में इतना नहीं जानता था कि भाई किसी ने इंटरनेशनल हमारा परचम लहरा दिया है। जी, कैसा माहौल है अभी कश्मीर में? जी बिल्कुल, बहुत सारे अभी इसीलिए पहचान रहे, क्योंकि सबके फीड में आ रहा हूँ बाकी चीज़ें, लेकिन इसके पीछे जो स्ट्रगल है, इसके पीछे जो काम है, स्ट्रगल का तो मैं पूरी बात करने वाला हूँ, क्योंकि स्ट्रगल तो बहुत कम बात हुई आपसे। लेकिन हाँ, मतलब हमेशा जब हम काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हम एक फेथ के साथ, यकीन के साथ अगर हम कोई काम करते हैं, तो मतलब अल्लाह पाक हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाता है, और फिर लोगों में हमारे लिए एक मोहब्बत डालता है कि नहीं, इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ है, तो हम भी लोगों में ना इसको एक आम करते हैं। जब आप ये सब तैयारी कर रहे थे, है ना, उससे पहले का क्या ड्रीम था? क्या एमएमए फाइटर ही बनना था? नहीं, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ना, मतलब मेडिकल वगैरह पढ़ रहा था पहले, और मुझे लगा था कि मैं स्टडीज़ भी अच्छा खासा कर रहा था। स्टूडियस थे काफ़ी आप? हाँ, बहुत अच्छे। लेकिन फिर घर में कुछ हालात आने की वजह से, और मेरे अंदर था फाइटिंग का पहले से। और फाइटिंग का कैसे था? हर एक कश्मीरी को ना एक अंदर से ना खून में एक ब्लड में एक चीज़ है कि हम चाहते हैं फाइटिंग। मतलब वो फाइटिंग ऐसी नहीं है कि वायलेंस के लिए, ये फाइटिंग ऐसी है कि जैसे मुझे लगता है कि हमारे जो मतलब पुराने एंसेस्टर्स वगैरह हैं, उनके जो मैंने पढ़ा है हिस्ट्री में या बाकी चीज़ों में, कि वो ये है कि वो रहते थे सर्वाइवल के लिए, कि मतलब वो शिकार करते थे। शिकार के बाद वो, आपको ऐसा मतलब शिकार करके अगर वो शिकार के लिए नहीं निकलते थे, उसके बाद उनको खाने के लिए कुछ नहीं होता था। तो वो जो चीज़ है वो नेचुरल है मेरे हिसाब से ना। तो फाइटिंग हमारे खून में नेचुरल है ही, अंदर से ही। तो ये चीज़ हमारे सर्वाइवल के लिए भी, और हम फाइटिंग करते हैं एक पीस के लिए मेरे हिसाब से। इस पीस को मैं मतलब थोड़ा सा डिफाइन करूंगा आपको आगे जाके। तो लेकिन हम वायलेंस के लिए फाइटिंग नहीं करते, हम पीस के लिए करते हैं। जैसे अभी देखो, मैंने फाइटिंग के भी केज में, हर हिंदुस्तानी के दिल में अभी पीस है कि देखो कितना किस तरीके से इनने झंडा वहाँ पर लहराया, और अगर मैंने अल्लाह अकबर किया, बाकी चीज़ें को कितना दिलों को सुकून मिल रहा है। उनकी मैंने फाइटिंग की, लेकिन लोगों के दिलों में सुकून आ रहा है। तो इस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि मतलब फाइटिंग करूँ और बाकी चीज़ें करूँ। तो ये है। तो मैंने स्टार्टिंग पहले बाकी मार्शल आर्ट से किया था, लेकिन फिर मुझे दिमाग में आया कि मैं फाइटिंग सीखना चाहता हूँ जो रियलिटी में यूज़ हो। नहीं, स्विच कैसे हुआ वो मेडिकल से असल में जो मैंने सोचा था कि मैं स्टडीज़ को कंप्लीट करूँगा, लेकिन फिर घर की जिम्मेदारी आ गई थी मुझ पे, और मैं 2016 से घर खुद ही चला रहा हूँ, खुद ही। और मैंने उससे पहले मार्शल आर्ट 2012 में स्टार्ट किया था। फिर मैंने कुछ नेशनल्स खेले थे, कुछ ये चीज़ें, लेकिन कुछ अर्न नहीं हो रहा था ना, वहाँ से कुछ आ नहीं रहा था वापस। स्ट्रगलिंग फेज था बहुत ज़्यादा। और यहाँ से मुझे अब घर को मतलब चलाना था, बाकी चीज़ों को चलाना था। तो मैं सोच रहा था कि कुछ अलग करूँ, लेकिन पहले मैंने ये सोचा नहीं था कि इसमें मैं अर्न भी कर सकता हूँ, मेरा कोई फ्यूचर भी होगा। लेकिन हाँ, अंदर से मुझे आवाज़ आ रही थी कि आप कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पे भी मैं ट्रेनिंग करने गया था, मैं मणिपुर गया था, मैं बहुत सारे स्टेट्स में गया था इंडिया के, तो मैं वहाँ पे कुछ ही दिनों में ना हर एक को डोमिनेट कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मेरे अंदर कुछ है ऐसा पोटेंशियल कि जो मैं
कर सकता हूँ। फिर मैंने जब स्पोर्ट्स किए बाकी, मुझे लगा कि मैं उसमें टॉप पे हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे कुछ अलग चुनना है जिसमें मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। फिर मुझे लगा कि मिक्स मार्शल आर्ट्स, जिजित्सु, जो ग्रैपलिंग, रेसलिंग, ये कुछ है कि ये इंटेंस स्पोर्ट है, इसमें मैं कर सकता हूँ, मैं अपने आप को ट्राई करना चाहता हूँ। फिर मैंने जब उसमें भी ट्राई किया, मैंने एमेच्योर्स के लिए कुछ चीज़ें खेली, तो मैं उसमें भी एक्सेल किया, मतलब मैंने उसमें भी बहुत सारा डोमिनेशन दिखाई। फिर मुझे लगा कि ना, ये जो रास्ता है, ये मेरे कश्मीरी उस स्पिरिट को एक डायरेक्शन देगी, मैं इसी के लिए बनाऊँ। हाँ बिल्कुल, मैं इसी के लिए बनाऊँ। यहाँ से देखिए, खुद को पहचानने में ना कभी कभी लोग 50-60 साल भी लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल, पहचान ही नहीं पाते कि हमें जिंदगी में करना क्या था। अगर आप ट्रस्ट करते हो ना, आपके अंदर फेथ है, आपका कनेक्शन गॉड के साथ अच्छा है, तो मुझे लगता है कि आपको जल्दी रास्ता मिल जाता है। वो कनेक्शन कैसे बनाए, हमारे ऑडियंस को समझाइए। कनेक्शन ऐसे है कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही मेरा स्कॉलर्स के साथ, आलिमों के साथ, जो यहाँ के उलमा हैं उनके साथ उठना बैठना है, और हमारे घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह दीन का अच्छा वो है, माहौल है। तो मेरे बचपन से ही मैं फ्राइडे और ट्यूसडे वगैरह के दुरूस में, जो दर्स वगैरह होते हैं यहाँ पे बुखारी के वगैरह, उनमें जुड़ता था। तो मेरे अंदर एक यकीन आ गया था ना कि जो भी मैं काम करूँगा, जैसे भी करूँगा, अगर मैं ट्रस्ट करूँगा उस चीज़ पे, तो कहीं ना कहीं से मेरे लिए रास्ता खुलेगा। तो बस उसी के लाइन पे मैं चलता रहा और रास्ता खुल गया। और मुझे, अगर हम यकीन रखते हैं, यकीन के साथ, तो हम ज़रूर वो चीज़ हासिल करेंगे। देखिए, मेरा जो पॉडकास्ट करने का स्टाइल है, वो कुछ ऐसे किस्से, कहानियाँ, स्ट्रगल के डेज, खासकर मैं स्ट्रगल बहुत दिखाता हूँ, क्योंकि उसी से हमें सीखने को मिलता है, उसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो उवैस भाई, आपके स्ट्रगल पे बहुत कम बात हुई, मैं देख रहा था, बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे। मैं आपसे हमारे पॉडकास्ट के लिए, आपके जहाँ से आपने स्टार्ट किया, मतलब जो सर्वाइवल वाला टाइम होता है, इंसान अपने जो सपनों के लिए वो मेहनत भी कर रहा है लेकिन पैसे नहीं कमा पा रहा, तो उस सर्वाइवल के लिए आप क्या कर रहे थे? मैंने पहले ना, जो यहाँ की एप्पल पिकिंग वगैरह और पैकिंग है, सब कुछ किया है यहाँ पे ना, जो नॉर्मल लोग यहाँ पे करते हैं अभी सीज़न आने के साथ साथ, वो चीज़ें कर, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मार्शल आर्ट्स करूँगा तो, लेकिन अर्निंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे सारे बोलते थे भाई आप इसके लिए नहीं बने हो, कुछ और करो। फिर मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेशन की, मैं डॉक्टर्स के पास गया, मैंने मेडिकल अपना वो सब कुछ किया। फिर मुझे ये लगा कि ये भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है पैसे आ रहे हैं, लेकिन ये भी मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से मार्शल आर्ट्स भी कर रहा था और ये जॉब वगैरह भी कर रहा था, बाकी चीज़ें भी कर रहा था। फिर मुझे लगा था कि मैं, मतलब मुझे सुकून नहीं था इस चीज़ के लिए। फिर मैंने एक दिन ना फैसला किया अपने अंदर की, मैंने कहा कि अगर मैं कुछ भी नहीं कमाऊँगा, लेकिन मैं अपने प्रोफेशन को और अपने इस चीज़ को, जो मेरा शौक़ है, जो पैशन है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा, देखते क्या होगा। मैंने फिर स्टार्ट की क्लासेस, और मैं 200 फ़ी मांगता था बच्चों से ना, छोटे होकर। मैंने उनको फ़ी लिया, बाकी चीज़ें, लेकिन मैं उनको फ़ी मांगने के लिए नहीं कर रहा था, मैं उनको कुछ वैल्यू दे रहा था और उनसे वैल्यू मांग रहा था अपने लिए। तो मैं उसमें खुश था। अगर मुझे मंथली ना 3,000-4,000 की इनकम आ रही थी, मतलब शुरुआत में सिर्फ 200 रुपये फीस थी। हाँ 200 रुपये फीस थी, और मैं 3,000 कमा रहा था, और मैं फैमिली चला रहा था, और बरकत थी। कितने सिबलिंग्स हैं आप? हम अभी 5 है पूरी फैमिली। और लेकिन आप पर थी उस वक्त जिम्मेदारी सारी? जी, जिम्मेदारी मेरी है। मेरी बड़ी बहन है और मेरा छोटा भाई है। तो छोटा भाई स्टडी कर रहा था, अभी भी पढ़ रहा है वो, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मेरी बहन की शादी मतलब क्लोज थी, तो वो बड़ी थी मेरे से। तो और यहाँ पे ना कश्मीर में ऐसा है कि हम मतलब ज़्यादा डिपेंड माओ और बहनों पे नहीं होते, यहाँ पे मर्द काम करते हैं। तो ये सबसे बड़ी मुझे लगा कि मतलब ये है कि मर्द काम करने चाहिए, तो हम काम करेंगे। हम, क्योंकि उनने इंजीनियरिंग भी की थी, हम उनको जॉब वगैरह करा सकते थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं करूँगा काम, आप शादी करोगे और शादी के बाद जो आपको हस्बैंड सजेस्ट करेगा वो आप करोगे, मैं अपने मतलब हिसाब से करूँगा जो भी करना होगा। और जब कंट्रोल घर में मर्द का रहता है ना, क्योंकि हम पूरे घर के एक जिम्मेदार हैं मर्द, जब वो काम करता है तो उस हिसाब से ना घर थोड़ा वो रहता है, सिक्योर रहता है, और आप अपने हिसाब से कर पाते। तो फिर मैंने वो स्टार्ट किया 200 रुपये में, फिर मैंने 3,000 वगैरह कमाए, लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे उसमें भी सेव हो रहा है, मुझे 500-600 उसमें भी बचते थे। क्योंकि मैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जो घर में भी सारे हैं हमारे घर के, वो सारे कनात करते थे अच्छे से, मतलब फजूल खर्च कहीं पे हमने नहीं की। और साथ साथ में दुआएं वगैरह, मुझे लगता है कि जब आप दीन के साथ जुड़े हो ना, तो आपको कम पैसा भी ना, उसमें भी बरकत आ जाती है और आपके लिए काफ़ी हो जाते हैं। और जब आप फजूल खर्ची करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं जहाँ पे हमें पैसे लगाने भी नहीं है, और आज भी अगर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसे आ भी रहे, बाकी चीज़ें, मैं कभी वो चीज़ें नहीं करता कि जहाँ पे मुझे लगे कि फजूल खर्ची हो रही है, क्योंकि हम वो पैसा कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे हमें और अच्छा फ़ायदा। फिर मैंने वो स्ट्रगल करके 3,000 वगैरह कमा के, फिर मुझे लगा कि मैं कंटिन्यू करूँगा,
बाकी चीज़ें होगी, लेकिन मुझे रास्ता नहीं दिख रहा था ना अपने सामने, लेकिन एक फेथ था कि हाँ होगा होगा होगा। फिर मैंने एमेच्योर लेवल्स पे अच्छा ये किया, काम किया, वहाँ से पैसे नहीं आ रहे थे और मैंने अपने फ्रेंड से उधार मांगे पैसे, और मेडिकल रिप्रेजेंटेशन जो पैसे आ रहे थे मैं सेव। नाम याद है उन फ्रेंड का आपको? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अच्छा, मतलब कई फ्रेंड से आपने लिया उधार? कई सारे, और उनने मना किया है ना मतलब बोलने के लिए कि आप नहीं बोलना, नाम नहीं बोलना है। ओके। तो है मेरे कुछ क्लोज वगैरह फ्रेंड्स जो मतलब मुझे बहुत हेल्प करते थे ना, मतलब चलो ठीक है आप, मैंने उधार लिए, मैं किसी से वो नहीं मांगता था ना पैसे, वो भी है कि आप मुझे ही दे दो, मैं उनको मांगता था उधार दो, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेशन करके कुछ भी काम करके मैं आपको वापस दे दूंगा, फिर मैं उनको वापस देता था अपने अपने टाइम पे, चाहे टाइम लगता था या कम लगता था। फिर मैंने वो चीज़ें भी की है, और मार्शल आर्ट्स भी कंटिन्यू करता था, लेकिन मैं फंसा था कि मैं करूं कि नहीं करूं कंटिन्यू। जैसे मेरे अभी स्टूडेंट्स हैं वो भी अभी फंसे हैं कि मैं करूं कि नहीं करूं, हम करें कि नहीं करें, क्योंकि उनको अर्न भी करना है और वहाँ से ये भी करना है, और घर का प्रेशर भी, वो चीज़ें घर वालों ने मुझे कभी प्रेशर नहीं किया कि आप, मैं उसी सवाल पे आने वाला था कि घर वालों से बहुत क्या मतलब सपोर्ट था किया आपका? कि प्रेशर नहीं किया कभी। वालिद साहब क्या करते हैं? वो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। 2016 से उन्हें डॉक्टर ने ना, उनको COPD था, तो उन्होंने कहा कि आप रेस्ट करो, आप काम नहीं कर सकते। उससे पहले बिजनेस एप्पल्स, हाँ मैं वही जानना चाह रहा था कि आप तो नहीं किया कुछ भी नहीं। तो बैकग्राउंड मतलब हमारा बैक उस लेवल का नहीं था कि जिस हिसाब से ना अभी लड़के जो है उनके पेरेंट्स कमा रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी वो कह रहे भाई हम अर्न नहीं कर रहे हो, हम कैसे करें। मैंने कहा भाई आपके वो हालात नहीं आए जो मैंने फेस किए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है वो मेरे लिए ब्लेसिंग्स थी अल्लाह की तरफ से, कि अगर मेरे लिए वो फेज़ ना होता तो मैं उतना स्ट्रांग नहीं होता। मैं अभी मेंटली अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा टफ हूँ कि मैंने इतने हालात देखे हुए हैं तब से, क्योंकि मैं तब 18+ भी नहीं था, मैं तब 15 साल 16 साल का था ना जब मैंने घर स्टार्ट किया है अपना चलाना। तो मैंने वो हालात देखे, मुझे अभी ये हालात या कोई चीज़ किसी भी चीज़ से ना वो मुझे प्रेशर नहीं कर सकता, मैं उस प्रेशर से गुजर जाता हूँ। हमारा वेट कट, हमारी फ़ाइट के दिन, हमारा बाकी चीज़ें, लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता खाना जब वो फाइट का दिन होता है ना, तो खाते हैं उनको डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेस होता है बॉडी पे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय करता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मैंने उससे ज़्यादा स्ट्रेस देखा हुआ, उससे ज़्यादा प्रेशर मैंने देखा हुआ। तो फिर मैंने कंटिन्यू किया एमेच्योर फाइट्स के लिए। 20,000 30,000 एक फाइट के मुझे लगते थे। मैंने 23 फाइट्स की एमेच्योर्स के, और बाहर जाते जाते, और वहाँ से कुछ नहीं आता था पैसे। और यहाँ पे आज लड़के हैं कि वो कैसे मैनेज करते थे फिर आप? वो भी मैंने मतलब जैसे मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेशन करता था, वहाँ से पैसे आते थे, मैं उनको सेव करता था, फिर ट्रेनिंग कैंप्स पे लगाता था। कोई अगर कभी मुझे अचानक फाइट के लिए जाना पड़ता, उस टाइम पे उधार लेता, उसके बाद वापस आके कुछ काम करके और उनको वापस देता। आज लड़के फाइट करते, एक फाइट है 2 फाइटें करके वो कहते हैं कि भाई हम क्यों नहीं कमा रहे, हम प्रोफेशनल लेवल पे क्यों नहीं जा रहे। प्रोफेशनल लेवल जाने के लिए हमें पहले एमेच्योर्स और जितना भी इसका जो रोड टू प्रोफेशनल है ना, उन पे गुजरना पड़ता है, और हमें अपना इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो मैंने 23 फाइट्स के लिए, तो एक फाइट 2 फाइट करने के बाद लोग ये मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें अर्न क्यों नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, और हर कोई नहीं कर सकता। मिक्स मार्शल आर्ट एक ब्रूटल स्पोर्ट्स है, ये बिल्कुल ये एक फाइटिंग है। जैसे कराटे, थांगता, बाकी स्पोर्ट्स जो है ना वो स्पोर्ट्स हैं, तो उसमें आप कुछ भी टच खेलो, लाइट खेलो, इंजरीज की कोई चांस नहीं है, रिस्क नहीं है, और आपका रेफरी बीच में है, वो आपको रोकेगा बार बार, और आपको पॉइंट्स जीतने हैं, और आप बस एक दिमागी हिसाब से ना आप ग्रो करते हो, बाकी फाइटिंग नहीं है वो। और ये जो हमारा सिस्टम है, ये फाइट है, ये मतलब आप तोड़ सकते हो, आप मार सकते हो, आप खून, जब तक रेफरी या जब तक अपोनेंट खुद गिव अप ना कर दे तब तक कोई रोकने वाला है नहीं आपको। आप सो सकते हो, आप नॉकआउट हो सकते हो, कंकशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ इसके लिए हमें ट्रेन भी किया जाता है। कोई भी फाइटर ऐसा नहीं गया वहाँ पे फाइटिंग इसमें मतलब उस प्रोफेशनल लेवल पे कि जिसकी उस लेवल की कोई इंजरी हुई, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इसके खिलाफ फाइट नहीं कर सकते तो हम टैप करेंगे, हम रेफरी को बोलेंगे हम नहीं कर सकता, तो सारा कुछ सिखाया जाता है। तो फिर मैं उस फेज से निकला। फिर जब मैंने प्रोफेशनल लेवल पे ना, उसमें 5 फाइटें करनी होती है एक रात में। मैंने वो एक रात में हैदराबाद में मैंने एक रात में 5 फाइटें की, वो जीती एक रात में 5, और 5 जीती हैं आपने? हाँ 5 जीती, और उसके बाद मुझे प्रोफेशनल इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला, और वहाँ से अर्निंग स्टार्ट हो गई। तो वो मेरा थोड़ा फेज था कि जहाँ से मैंने थोड़ा सा अर्न करना स्टार्ट कर दिया, और वो भी उतना ज़्यादा नहीं। उसमें कितना टाइम लग गया होगा? क्योंकि देखिए जो लोग इस आना चाह रहे हैं, हर एक पर्सन की ना अलग अलग टाइम फ्रेम है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कोई यहाँ पे डायरेक्शन के लिए नहीं था, मुझे यहाँ पे कोई कोच नहीं था, मुझे यहाँ पे जाना पड़ता था बाहर, खुद सीखना पड़ता था, खुद लोगों को करना पड़ता था सब कुछ चीज़ें। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता था कि
मतलब मैं 5-6 साल 7 साल 8 साल मुझे लगता है मुझे लग गए होंगे। 8 साल 8 साल 6 साल 7 और 8 साल साल सब्र करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात स्ट्रगल है। करना। और आज की डेट में अगर कश्मीर में कोई स्टार्ट करना चाहता है, मुझे लगता है कि अगर वो अपने दिल जान और मेहनत लगा के करेगा ना, मेरे पास या मेरे डायरेक्शन में चल के वो 3 साल में वहाँ पहुँच सकता है। 3 साल 3.5 4 क्योंकि आपके पास कोई नहीं था, अब कश्मीर के पास क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था। और मैं बहुत सारी फेक ऑर्गेनाइजेशन में भी गया हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था ना। मैं वहाँ पे गया हूँ, मैं वहाँ पे खेला, मुझे लगा वहाँ पे कुछ मिलेगा, टेपॉल रिकॉर्ड मिलेगा, कुछ नहीं मिला। तो मैं एक्सपीरियंस करने के लिए मैं चेक करता था क्योंकि मुझे चेक करने के लिए मतलब वहाँ पे कोई नहीं था ना कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। और दूसरी बात ये थी कि कश्मीरियों को कोई सपोर्ट नहीं मिलता था बाहर ना, कश्मीरियों को। क्योंकि कश्मीर ऐसा है, एक तो हमारा ये है कि बहुत सारे ऐसे भी हमसे हेट करते हैं, आपको बताइए। दूसरा ये कि कश्मीरियों को लोग इस लेवल का नहीं समझते थे कि ये फाइटिंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपको फाइटिंग कश्मीरियों की मतलब वो नहीं लगती थी कि चलो ठीक है ये वायलेंस कर सकते हैं, लेकिन फाइटिंग प्रोफेशनल लेवल पे और वहाँ पे नहीं कर सकते। देखिए, वायलेंस और फाइटिंग का जो फर्क समझाया उवैस भाई ने, बहुत बारीक सी लाइन है जो इधर वायलेंस हो जाती है और इधर फाइटिंग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रोफेशनल फाइटर जो फाइटिंग करता है वो एक डिसिप्लिन के साथ पूरा अपना वेट कट, अपना डाइट, अपना सब कुछ चलाता है। और आप कभी फाइटर को नहीं देखोगे कि वो बाहर किसी के साथ भी ना उस लेवल पे फाइट करेगा या बोलेगा भी कुछ ज़बान से, क्योंकि उसको पता है कि डैमेज होगा। उसको पता है कि वो कुछ कर सकता है। आपको ऐसा समझते हो, जिसके अंदर कुछ होता है फाइटिंग का वो चीज़, उसको पता है कि मैं नहीं कर सकता बाहर ये चीज़ें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है समाज में। और मार्शल आर्ट्स को लोग फिर गलत समझेंगे, इनको लगेगा कि देखो इसने मार्शल आर्ट किया, अब MMA कर रहा है, तो लोग समझेंगे कि देखो ये मार्शल आर्ट फाइटर है, प्रोफेशनल फाइटर है, तो देखो ये क्या कर रहा है, बाहर लड़ाइयाँ कर रहा है, चैलेंज दे रहा है, बाकी चीज़ें कर रहा है, जैसे यहाँ पे चलता आ रहा है कश्मीर में। और वो ख़त्म भी हो गया। अभी मैंने बोला था आज से 1 साल 1.5 साल पहले, मैंने कहा कि ये चीज़ें 2 साल चलती है जो आप ये कर रहे हो ना, जैसे आप एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हो, एक दूसरे को गलत मार्शल आर्ट का वो करा रहे हो, ये 1-2 साल चलेंगे, 1-2 साल के बाद एक खत्म है, वो लॉन्ग टर्म हो नहीं गई है। खत्म। आज देखो, आज कोई नहीं जानता किसी को भी, किसी को वो नहीं जानता, हो गई खत्म वो चीज़ें। क्योंकि कितने टाइम आप अपने आप को पागल बनाओगे, अपने आप को वो बताओगे कि मैं ऑनलाइन चैलेंजेस दे देंगे, उससे काम नहीं चलता। कितने टाइम आप बोलोगे। मैंने उस टाइम भी बोला था कि अगर आपको इतना ज्यादा है अंदर फाइटिंग का, तो आप एमेच्योर फाइट्स खेलो, आप ट्रेनिंग करो, आप यहाँ पे आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ फाइट्स खेलो और दिखाओ कितना है आप में मतलब पोटेंशियल। आपको भी बहुत सारे लोग चैलेंज कर देते हैं ना? मुझे तो नहीं चैलेंज किया था। अच्छा, नहीं मुझे नहीं किया था। शुरुआत की बात है, मैंने देखा था एक जगह कि कुछ लोगों ने आपको चैलेंज किया, फिर आपने कहा कि भाई स्टूडेंट्स से आके फाइट करो और खेलो। नहीं, वो कह रहे थे कि हम करना चाहते हैं फाइट, हम देखना चाहते हैं फाइट कैसी होगी। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर आप फाइटिंग करना चाहते हो, हमारा यहाँ पे थर्सडे और सैटरडे को होता है स्पारिंग डेज, आप यहाँ पे आके कर सकते हो। और बहुत सारे ने ट्राई भी किया, ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं किया। जो फाइटर थे जिनने बहुत सारे मतलब स्पोर्ट्स है ना स्विच किया था, वुशु वगैरह, वो बांडीपोरा से हो, श्रीनगर से हो, सोपोर से भी कुछ लड़के आए थे, वो ने यहाँ पे ट्राई किया। उन्होंने कहा कि शायद ये बोलता है कि ये कुछ कर रहे हैं, और उनको फिर वो एक्सेप्ट किया उन्होंने कि हाँ फाइटिंग कुछ अलग चीज़ है, और वो यहाँ पे भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों से, और खाली डिस्ट्रिक्ट से नहीं, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पहले कश्मीर से लोग जाते थे इंडिया ट्रेनिंग करने के लिए बहुत सारे स्टेटों में। अब बहुत सारे स्टेटों से ना इंडिया के बहुत यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे पास महाराष्ट्र से, राजस्थान से, मणिपुर से लड़के आ रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टेट से ना यहाँ पे लड़के आ रहे हैं, यहाँ पे रूम रेंट ले रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इतनी सर्दी में, क्योंकि वो सर्दी में रहे नहीं है ना, अभी भी हैं वो लोग और यहीं पे है ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारे साथ में। और आज बहुत बड़ी अचीवमेंट है कश्मीर के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी। क्योंकि मैंने बोला कि डायरेक्शन नहीं थी हमारे पास, कोई नहीं था। आज देखो जो मतलब नए लड़के हमारे पास आ रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि 2 साल 3 साल में आपको बता दूंगा मैं कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। क्योंकि एक स्टेज ऐसी आती है ना जहाँ पे क्या होता है कि आप बिगिनर लेवल पे हो, अभी आप इंटरमीडिएट लेवल पे आओगे। इंटरमीडिएट लेवल पे आपको पता चलेगा कि कंपटीशन क्या है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है। मैं अपने आप को समझ रहा था खतरनाक, लेकिन मैं हूँ नहीं कुछ। जैसे मैं भी ना, मुझे भी लग रहा था एज ए कश्मीरी, सबको होता है कि हम अंदर से ना वो कि हम है खतरनाक। जब मैं गया था पहले ट्रेनिंग करने के लिए, मुझे छोटे बच्चे ना जो मतलब बहुत छोटे थे, वो मुझे सबमिट करते थे, वो मुझे कंट्रोल करते थे। मुझे लग रहा था कैसे कर रहे हैं। मैं यहाँ से गया था, मुझे लगता है मेरे पास पावर है, मैं वो हूँ, ये हूँ, मैं कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, वो हमारा मतलब दिमाग जाके पता चला ये तो अलग ही दुनिया है। हाँ बिल्कुल, जब हम अपने आप को रियलिटी में चेक करते हैं ना, उसके बाद हमें पता चलता है कि नहीं, हम गलत सोच रहे हैं, ऐसा है नहीं सच। मतलब आपको पानी की गहराई कम लगी थी, वहां पता चला कि हकीकत कुछ और होती है। फिर मैं हम्बल हुआ, मुझे लगा कि नहीं, जैसे ब्रूस ली कहता है कि अपने आप को एम्प्टी करो पहले, उसके बाद सीखने जाओ। जैसे यहाँ पे मेरे पास लड़के आते हैं ना, मैं उनको पहली क्लास में बोलता हूँ, अगर आपके पास कोई भी स्किल है, कुछ भी है,
निकालो वो दिमाग से। आप बिगिनर हो, स्टार्ट करो फिर जीरो से। अगर आप स्टार्ट करोगे ना, आप ज़्यादा ज़्यादा लर्न करोगे। अगर आपको लगेगा मुझे पता है, मुझे ये है, आप लर्न नहीं करोगे। आपको लगेगा कि हमेशा मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। हमेशा हर फील्ड में जब हम जाते हैं तो हमें ऐसा जाना चाहिए वहाँ पे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे बस सीखना है, सीखना है, सीखना है। जितना आप सीखोगे उतना आप एग्जीक्यूट कर पाओगे अपनी गेम में और आप ग्रो करोगे। ठीक। उवैस भाई, इस बीच में जो पूरा आपने फेज बताया कि आप काम भी कर रहे थे, घर भी चला रहे थे, लेकिन कहीं तो कोई एक ऐसा मोड़ आया होगा ना कि लगा के छोड़ो यार, ये फाइटिंग वाइटिंग मुझसे नहीं हो रही ना, पैसा आ रहा, कुछ और करते हैं, कुछ और फाइटिंग का ये मतलब कभी तो हिम्मत टूटी पैसों के बारे में बहुत बार डाउट्स आया है कि मुझे अर्न नहीं कर रहा हूँ तो कैसे करूँ। लेकिन कभी ये दिमाग में नहीं आया। मैंने कहा कि मेरा मतलब यकीन था, ये दिमाग में कभी नहीं आया कि मैं फाइटिंग स्किप करूँगा। मैं ये कर रहा था कि चलो मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, यहाँ से अर्न करूँगा। लेकिन मैं तब भी, मुझे पता है दिसंबर का यही था, चलो कलान टाइप का ना, यही था। हम जाते थे, क्या बोलते हैं उसको, एक स्कूल में, यहाँ पे हमारे पास स्कूल है एक पब्लिक स्कूल, शैमदान पब्लिक स्कूल, वहाँ पे जाते थे, ग्राउंड था वो। और वहाँ पे हम नंगे पाँव, क्योंकि हमारे पास जूते कम थे ना, तो हम बोलते कि अगर हम जूते लगाएंगे तो ये फट जाएंगे ट्रेनिंग से, तो जूते निकालो, हम जूतों के बगैर ट्रेनिंग करेंगे। और जूतों के बगैर हम इस चले कलान में ट्रेनिंग कर रहे थे, मतलब हम पैर नहीं रख पाते थे, जहाँ शूज के साथ भी पैर सुन हो जाते हैं। हाँ, और शूज के बगैर हम सुबह मॉर्निंग में फजर के बाद, क्यों? क्योंकि अगर हम दिन में करेंगे मैं काम नहीं कर पाता। मैं 9 बजे के बाद मुझे मेडिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जाना पड़ता, तो 9 बजे से पहले ही हम क्लास खत्म करते थे। दिन में हम काम करते थे, फिर जॉब पर सुबह हम अपनी ट्रेनिंग करते थे, एक क्या बोलते हैं उसको, 1 घंटा 2 घंटा। और हमने वो ट्रेनिंग कभी स्किप नहीं की। हम रमज़ान में भी जाते थे। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबको पता है कि हम रमज़ान में जाते थे। कभी कभार मैं अकेले गया हूँ ट्रेनिंग के लिए, कभी कभार हम रनिंग के लिए जाते थे। अगर कुछ नहीं होता हमारे दिन में, रनिंग जाओ। अगर थोड़ा सा लगा कि वहाँ पे बर्फ़ जमी है उस ग्राउंड में, अब हम वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, चलो रोड पे जाओ रनिंग करो, लेकिन स्किप नहीं किया ट्रेनिंग। तो इन चीज़ों से मुझे लगता है कि हम बहाने नहीं ढूंढने, मेंटली ना मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। और अभी हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 5 साल हो गए, 6 साल हो गए ना, वो भी इतने टफ है, अभी लोग उनको नहीं जानते। लेकिन जब उनको लोग जानेंगे उसके बाद उनको पता चलेगा कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वो बन रहा है। आपको ऐसा मतलब, जैसे लोग बोल रहे हैं कि कश्मीर कभी दागिस्तान बन सकता है, मैं कह रहा हूँ कि अगर कश्मीरियों के पास वो लेवल की फैसिलिटी हो, उस लेवल के कोचेस हो, जैसे वहाँ पे चैंपियन, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, हाँ, कश्मीर दागिस्तान से अच्छा बन सकता है, ये गारंटी है। क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ के जेनेटिक्स, यहाँ के जेनेटिक्स वहाँ से अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है वहाँ से, हम मेंटली उनसे स्ट्रॉन्ग है। यहाँ का खाना वहाँ जाहिर सी बात है, कश्मीर ने बहुत कुछ सहा भी है, तो वो बिल्कुल हम वो भी रहे हैं जब वहाँ पे इन्वेजन्स वगैरह हुए, वो भी रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कश्मीर में उनसे ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन हाँ, ये है कि मैं अब ये नहीं बोल सकता कि हम दागिस्तान से अभी अच्छे हैं, लेकिन कभी एक ऐसा वक्त आ सकता है, अगर हम कंटिन्यू करें, अब यहाँ से UFC चैंपियन 2-3 निकले, 4 निकले, तो यहाँ से अच्छे निकल सकते। सही रास्ता, सही मेंटोर होंगे तो इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। जब ये जो हमारी लास्ट फाइट थी आपकी, जहाँ से पूरी दुनिया ने जाना, ये कैसे फैसला हुआ वहाँ जाना है? और जो इससे पहले भी मैंने इंटरनेशनल फाइट्स खेली है, धीरे धीरे मैं ग्रो करता गया। और मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी थोड़ा काम किया, क्योंकि मुझे पता था ना कि कोई और हमें सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि अभी भी देखो बहुत सारे मीडिया इंडिया के नहीं दिखा रहे। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह अकबर, मैंने देखा, ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है। हाँ, इससे पहले मैंने फ़लस्तीन को थोड़ा सपोर्ट किया, क्यों नहीं करना चाहिए? अगर किसी भी जगह पे कोई जुल्म हो रहा है, हम क्यों नहीं उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते? क्योंकि ईमान की 3 लेवल है हमारे पास, या तो आप ताकत से उसको रोको, या तो आप जबान से रोको, या तो आप दिल में उनके बुरा माने। ठीक है, हम अगर जबान से बोल सकते हैं, हमारे पास है जबान अभी, अगर हमें कोई नहीं रोक रहा इसके साथ, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? तो मैंने बस अपने वहाँ पे हमने अपना इंडिया का झंडा वहाँ पे लहराया। और फ़लस्तीन, इससे पहले जो फाइट थी वो चाइना में, मैंने सुना पूरा वो, तो मैंने इंडिया का झंडा लगाया और साथ साथ में फ़लस्तीन का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनके साथ वो हो रहा है, तो उनके क्या बोलते हैं इसको, उनके हक में आप दुआएं करो, लोगों को कहा। और चाइना को मैंने रिक्वेस्ट की कि उनको आप अपना फूड भेजो। और मैंने बहुत सारी गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ताकत है। सही बात। तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने वो चीज़ें की। उस पे भी बहुत सारे जो यहाँ की मीडिया है ना, उन्होंने नहीं दिखाया। अब हमने अल्लाह अकबर कहा, क्योंकि मैं आने वाला हूँ उस सवाल पे, हम मुसलमान हैं, हमने अल्लाह अकबर कहा। तो अब बहुत सारी मीडिया जो है, जो बिल्कुल कट्टर वो चीज़ है ना, कि मतलब उनके अंदर बिल्कुल वो चीज़ भरी हुई है दिमाग में ना, वो कि वो करना नहीं चाहते प्रमोट हमें। तो नहीं किया हमने प्रमोट, लेकिन हमने कहा कि जिनको अल्लाह को जिसको भी आगे पहुंचाना होगा, वो कहीं ना कहीं, हमने बहुत सारी स्टोरीज ना जो अंबिया के देखी है, कितनी ज़्यादा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो जिनको मतलब, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आप देखो कि जितना भी उनको दबाने की कोशिश की गई ना, वो लोगों के सामने उतने
ज़बरदस्त अंदाज में आए। तो मेरा ये मानना है कि अगर कितना भी रोके, कितना भी रोके, अगर अल्लाह को कहीं पे भी हमें पहुंचाना होगा और दिखाना होगा किसी के सामने भी, वो गैरों के आके और जो हमारे दुश्मन होंगे ना उनके हाथों में हमें लोगों के सामने पहुंचाएंगे। मेरा सवाल यही है कि अल्लाह अकबर कहने पे, क्योंकि जैसे ही फाइनल हुआ आप दौड़ के ऊपर चढ़े और आपने नारे लगाने स्टार्ट कर दिए, फिर तिरंगा पहना हुआ था तब भी आप नारे लगा रहे थे। उस पर बहुत सारे सवाल उठने लगे कि भाई अल्लाह अकबर क्यों बोला, क्यों बोल रहे हैं जो मेरे एक फ्रेंड है नीरज गोयत। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या जो आगे फाइट होगी तो आप गुरेज तो नहीं करेंगे कहीं ऐसा अल्लाह अकबर बोलने से? पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैंने फाइट की है, मैं पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, ये मैं बोलता नहीं हूँ, ये मैं प्रिपेयर करके नहीं जाता, ये मेरे अंदर से निकल जाता है खुद ही। और जो चीज़ आपके दिल में होगी आप ज़बान से वो बार बार बोलोगे। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे ना जो बाहर के थे, जिनको ज़बान पे हमेशा गालियाँ रहती थी, वो मैं उनको बोलता था भाई क्यों बोल रहे हो, क्यों वो क्या बोल रहे हैं कि भाई हम कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन हमने बचपन से यही देखा हुआ है, तो मैंने बचपन से अल्लाह अकबर ही सुना है, तो मैं बोलूँगा ही। तो उस हिसाब से मेरे अंदर ना दिल में एक चीज़ है कि मतलब हमने बचपन से ही ना सहाबा की स्टोरीज सुनी है, हमने वॉर देखे, हमने जहाँ जंग पढ़ी है, मैंने सहाबा की किस्से पढ़े हैं, स्टोरीज पढ़े हैं, मैंने वहाँ पे अल्लाह अकबर सुना, तो मेरे दिल में दिमाग में यही है, मैं यही कह सकता हूँ, इसके बगैर मैं कुछ और नहीं कह सकता, और ना मैं कह पाऊंगा, क्योंकि उस टाइम पे ना एड्रेनल रश होता है, तो बॉडी वही कहती है जो बॉडी ने किया होगा। जैसे मैंने फाइट करता हूँ, फाइट पे इंसान सोचता नहीं है कि मैं फाइट करूंगा और उस फाइट में मैं कैसे खेलूंगा, नहीं, वो मसल मेमोरी होती है, वो एक रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो एड्रेनल रश होता है, खुद ही बॉडी रिएक्ट करती है। तो सेम चीज़ वहाँ पे इंसान खुद बोल नहीं पाता, कुछ खुद ही हो जाता है। तो मेरा एक फ्रेंड है नीरज गोयत, वो भी इतने भी फाइट के लिए बॉक्सिंग की रिसेंटली दुबई में बहुत अच्छे फाइटर हैं, वो भी जय श्री राम कहते हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। कभी किसी मीडिया को भी नहीं देखा कि उनके खिलाफ कोई बोले, कुछ नहीं बोले, और नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनका अपना फेथ है, अपना रिलीजन है, वो अपने रिलीजन पे है और अपने रिलीजन पे डटे रहे, करे जो करना है। और उनको एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं उनको रिलीजन के हिसाब से सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, मैं उनको नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनको एज अ स्पोर्ट्स पर्सन सपोर्ट करता हूँ। और मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने खबीब टीम से पहले ब्रेव में पहले अंशुल जुबली, पहले दिगंबर, उनके वो मुस्लिम नहीं है और वो जय श्री राम कहते हैं, वो हमेशा क्या बोलते हैं, वो नारे लगाते हैं जो मुझे अपोज करते हैं रिलीजन में, लेकिन मैंने वहाँ पे रिलीजन साइड पर रखा। रिलीजन मेरा है, वो अलग चीज़ है, रिलीजन पे काम अलग है, लेकिन ये वाला काम, ये चीज़ अलग है। मैंने कभी नहीं बोला, और मैंने किसी को नहीं सुना अभी तक, किसी मीडिया में नहीं सुना कि आप जय श्री राम क्यों बोल रहे हो, आप वो क्यों बोल रहे हो। तो लेकिन जब अल्लाह अकबर कहते हैं तो ये चीज़ हर एक के दिल में ना वो खटकती है कि क्यों कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। इसका मतलब इस अल्लाह अकबर का वार जो है ना दिलों पे ज़्यादा लग रहा है, तो मतलब हम ज़्यादा सक्सेसफुल है इस चीज़ में। उनका जो लोग कह रहे हैं, दूसरे वर्ड्स कह रहे हैं, उनमें उतनी पावर नहीं है जितनी मेरे इस अल्लाह अकबर में, क्योंकि सबको वो लग रहा है, दिल में करंट लग रही है कि क्यों बढ़ रहा है। अगर किसी की भी सक्सेस से, किसी की भी आवाज़ से किसी को तकलीफ होती है, इसका मतलब ये है कि इस आवाज़ में दम है। ठीक, खबीब की तरफ कैसे जाना हुआ सर आपका, कैसे मतलब सोचा कैसे कि मुझे मैंने जब प्रोफेशनल फाइटिंग की स्टार्ट की, तो मुझे लगा कि मुझे ना कुछ ग्रो करना चाहिए। तो जब, क्योंकि मैंने देखा था बहुत सारे फाइटर्स यहाँ पे आए थे बाहर से भी, मैं उनमें कुछ अलग देख रहा था, कुछ चीज़ें देख रहा था जो मैं अपने आप में, मुझे पता था कि मेरी एनर्जी पावर इनसे ज़्यादा है, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो डिफरेंस थी स्किल की, वो डिफरेंस थी एक एक्सपीरियंस की, एक्सपोजर की, कि उनके पास चैंपियंस है, उनने देखा हुआ है, वो फील कर रहे हैं उस चीज़ को, हमें कहाँ पे जाना है, लेकिन हम फील नहीं कर पा रहे। उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि हम दागिस्तान जाऊँगा, मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई वहाँ पे, मैं जाऊँगा वहाँ पे, मैं देखूँगा कि कैसा है क्या है। मैं जब वहाँ पे गया, मुझे कुछ अलग दुनिया दिखाई थी कि वहाँ पे खबीब वहाँ पे है, इस्लाम वगैरह, वो मुझे नहीं जानते। लेकिन वो रास्ता कैसे मिला जाने का, मतलब क्या कोई भी जा सकता है? कोई भी नहीं जा सकता है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे फाइटिंग कर रहे हो, जैसे मैंने प्रोफेशनल लेवल पे क्वालिफाइड होना चाहिए, हाँ, तो वहाँ पे फिर आपको इंटरमीडिएट क्लास में जगह मिल सकती है, एडवांस में नहीं मिल सकती। जो मैंने आपको कहा कि इनर सर्कल, वो नहीं मिल सकती, बस आपको इंटरमीडिएट या इनर सर्कल थोड़ा सा समझा दीजिएगा। वो मैं समझाऊंगा आपको। बिगिनर्स या इंटरमीडिएट में आपको जगह मिलेगी, लेकिन वो भी पता नहीं कि आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी जगह। मतलब उनके पास अगर 50 स्टूडेंट्स का वो एनरोलमेंट होता है, अगर उनके पास 50 स्टूडेंट्स अभी नहीं आए, आप वहाँ पे गए, आपको मिलेगी। अगर 50 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए, आप अगर इंडिया से वहाँ पे फ्लाई भी कर चुके हो, तब भी आपको वापस निकालेंगे, क्योंकि मैंने देखा है ऐसा कि वापस जाते हैं। हाँ, वो बिल्कुल भी उस मतलब 50 स्टूडेंट्स के या 60 उसके एक्स्ट्रा नहीं जाते। तो फिर मैं वहाँ पे गया, मैंने काम
मैंने थोड़े अपने ऊपर काम किया। जब मैं वहाँ से आया मुझे लग रहा था कि सेम है, लेकिन जब मैं वहाँ से आया मैंने जितने भी इंडियन फाइटर्स थे मैंने उनके साथ ट्रेनिंग की वापस में, जहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा था बहुत सारी जगहों पे, वॉरियर्स को मैं या मैंने उनके साथ रेसल किया ना, मुझे लगा अंदर में मेरे अंदर कुछ आ गया है, कुछ ना अंदर, और वो मुझे डिफेंड नहीं कर पा रहे, वो उनको फील हो रहा है कि मेरे अंदर चेंज आ रही है। तो जब उनने मुझे फीडबैक दिया कि आपके अंदर चेंज आई है, आपके अंदर वो है, तो मुझे लगा कि नहीं ये है जहाँ पे मुझे जाना चाहिए। और दागिस्तान की टीम में सबसे बेस्ट मुझे क्या लगा कि जो मुझे लगा कि माहौल, मैं उससे पहले एक जिम में गया था, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे लोग सुबह मतलब दिन को ट्रेनिंग करते, रात को बीच में घूमते थे, रात को उधर इधर बाकी चीज़ों से, और मेरे बचपन से ही इन चीज़ों के साथ आदत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बचपन से ही अपने मतलब रिलीजियस है, अपने हिसाब से ना जितना हमें हो सकता है उतना हम करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको गुनाह ना हो, लेकिन ये है कि हम अपने हिसाब से कोशिश करते हैं कि रोकने की। फिर मैं गया, मुझे लगा कि दागिस्तान जो, जब मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग की मुझे लगा कि ये मेरे लिए बना है, ये जगह जो है ये मेरे लिए बनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको मोबाइल फ़ोन्स की ज़्यादा इजाज़त नहीं है, यहाँ पे आपको बाल रखने की इजाज़त नहीं है, आपको पूरा ये करना है, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन वहाँ पे। और जो मेरा ये फेथ था कि मैं मतलब लड़कियों के साथ ट्रेनिंग नहीं करना चाहता, मैं बस लड़कों के साथ ट्रेनिंग करना चाहता, वो वहाँ पे बहुत अच्छा था। वहाँ पे हम वो नहीं थे, साथ में ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं थी। नमाज का टाइम होता था, वहाँ पे वेसल होती थी, अजान होती थी, हमारा पसीना आता था, पसीने आते आते वज़ू करना होता था, नमाज़ पढ़ते थे, साथ के साथ विसल, और साथ फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी, तो हम नमाज का टाइम भी मिस नहीं करते थे। तो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से चल रही थी। मुझे लगा कि मैं इसी के लिए बना हूँ, मैं इसी यहीं पे ट्रेनिंग करूँगा, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो रही थी। फिर धीरे धीरे मैं वहाँ पे जब गया, मैंने ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ अच्छा किया, जिनको 20 साल भी हो चुके थे, जिनको 15 साल हो चुके थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं 1 साल में उनकी लेवल तक हो चुका हूँ। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं इनको ये दे रहा हूँ, टक्कर दे रहा हूँ, कम्पीट कर रहा हूँ उनके साथ। तो फिर मैं धीरे धीरे उनकी नज़रों में आने लगा, जो वहाँ के बड़े हैं, जो वहाँ के कोचेस हैं, बहुत सारे कोचेस हैं उनने फीडबैक दिया खबीब को, इस्लाम को, कि ये अच्छा बंदा है, ये आ रहा है। तो धीरे धीरे मैं इनर सर्कल में आने लगा। इनर सर्कल में बस 19 से 20 बंदे हैं पूरी दुनिया में सिर्फ, हाँ 19, 20, 21, और वो करीब तरीन है खबीब, वो सारे चैंपियंस हैं। इस्लाम हो गया, उमर हो गया, चैंपियन मटेरियल है, जो हाई लेवल पे खेल रहे। वहाँ पे मुझे लगा था मैं हूँ जो बस इस अभी मतलब इस नीचे लेवल पे खेल रहा हूँ। तो बाकी जितने भी वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं ना, वो या तो चैंपियंस है, चाहे ये वॉरियर्स के, चाहे PFL के चैंपियन उस्मान, चाहे उमर, चाहे खबीब के भाई, कज़न, जितने भी मतलब सबसे 20 बंदे हैं वो आ रहे हैं, वो वहाँ पे ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेनिंग कर रहे हैं। और मैं उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जब मैं पहले दिन वहाँ पे गया, मैं चाइना की फ़ाइट के बाद आया, तो कोच हार्विन ने मैसेज किया, कहा कि यहाँ पे आप ट्रेनिंग करने के लिए आ सकते हो। कुछ लड़के थे वहाँ पे, उनके ज़रिए से भी मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। तो वहाँ पे गया मैं, हम आपको चेक करना चाहते हैं कैसे है कैसे नहीं। मैं वहाँ पे, उनने कहा कि मैं चाइना की फ़ाइट करके, उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली पहुँचा था, उन्होंने कहा दिल्ली से वापस आ जाओ, घर नहीं जाना है, दिल्ली से वापस आ जाओ। फिर मैं दिल्ली से आया, मैं घर गया, मैंने कहा वीज़ा के लिए 2-3 दिन लगेंगे। मैंने घर में 2 दिन गुजारे, बस 1 महीना की ट्रेनिंग के बाद घर आया, 2 दिन ही गुजारे, वापस चला गया दुबई वापस। वो दुबई में थे नेस कॉम्प्लेक्स, जो वहाँ पे शेख हमदान है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इतनी हाई लेवल की फैसिलिटी मैंने पहले नहीं देखी थी। मैं वहाँ पे गया, और उसके बाद खबीब कोच करा रहा है पर्सनल ट्रेनिंग, साथ में मेरे साइड में इस्लाम है, उमर है वगैरह। मैं एक क्लास में पूरा हैंग था कि मैं कैसे ट्रेनिंग करूँगा इनके साथ, क्योंकि इनको 20 साल 30 साल हो गए हैं इस चीज़ में चलाते। खबीब को 20 साल 25 साल हो गए अब इस चीज़ में करते, और कितनी हाई लेवल चीज़ें करा रहे। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मैं कैसे करूँगा, और मुझे टेक्निक भी समझ नहीं आ रही थी। मतलब मैं सोच रहा था कि हाँ सिंगल लेग, डबल लेग, ये चीज़ें है, मुझे पता है ये चीज़ क्या है। जो टेक्निक करा रहे हैं ना, मुझे वो चीज़ें पता थी बहुत हद तक ना, मैं वो अंडरस्टैंड भी कर रहा था। लेकिन साइड में देखने की वजह से ना, माहौल की वजह से, जो वहाँ पे था कि बस 20 बंदे हैं वहाँ पे, वो 20 के 20 खतरनाक, उस मतलब हर एक लेवल पे टॉप एथलीट है, तो मैं इनके साथ कैसे करूँगा। फिर जब मैंने उनके साथ किया, उनने ऐसे ट्रीट किया कि जैसे वो चैंपियन है ही नहीं। इस्लाम ऐसे बात करता है, खबीब ऐसे पहले ही दिन ही दूसरे दिन ही उसने कंधे पे हाथ रखा, मेरे साथ फ़ोटो खिंचाओ, आपको ऐसा। तो इस हिसाब से बुलाना, इस हिसाब इतना हम्बल होके वो बात करते। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे करना चाहिए आराम से। थोड़ी हिम्मत खुल गई, क्योंकि वो इस हिसाब से आपको ट्रीट करते हैं, इस हिसाब से जब आपकी उनकी टीम में हो,
वो आपको भाइयों की तरह रखते हैं वहाँ पे, इतने हम्बल तरीके से, आपको लगेगा ही नहीं कि ये खबीब है उस लेवल का, आपको लगेगा ये मेरा भाई है, क्योंकि वो एक बबल आप क्रॉस करके अब आप उनके साथ हैं और वो बिल्कुल। मतलब वो मेरा नहीं है कि मैं बड़ा फाइटर हूँ, वो उनका है कि वो इतने बड़े होके भी इतने हम्बल है कि हमारे साथ वाले को छोटा महसूस ना होने दें या कमतर महसूस ना होने दें, और हमें ऑफर कर रहे हैं लंच, हमें ऑफर साथ में बिठा रहे हैं, उनको बुलाओ, इज्जत दे रहे हैं आपको, ऐसा मतलब हम अगर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, उनको बुलाओ इधर आओ, तो इससे क्या था, रिस्पेक्ट मिलती है और इनसे अप्रिसिएशन। जब आपको कोई बड़ा देता है, आपको कोई आपकी आवाज़, आपका नाम कोई चैंपियन बुलाए कि आप ये करो, तो आप अपनी एनर्जी से करते हो। बिल्कुल। तो मैं जब पहले मतलब गया, ट्रेनिंग करी, वो चीज़ करी, अगर मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं होती थी ना, अगर कभी मुझे बोलता था ब्रदर लेट्स गो, तो मुझे ऐसी हिम्मत आती थी ना कि मतलब मैं उस वक्त 3-4 बंदों को उठा सकता था, मतलब उस लेवल की हिम्मत आती थी। तो जब आपकी कोई इंस्पिरेशन हो और वो आपको कोच करे पर्सनल लेवल पे, फिर आपको रिस्पेक्ट दे और फिर आपको बोले कि हाँ आप ठीक कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो उससे वो जो एनर्जी आती है ना, वो कहीं और पे फील नहीं हो सकती। तो इसी हिसाब से मैं इनर सर्कल में दाखिल हुआ और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सबका फीडबैक ये रहा। कोच हावर ने मुझे कहा कि आप कभी भी आ सकते हो, आप ट्रेन कर सकते हो। कोच खबीब ने और सब ने कहा कि हाँ, जो वहाँ पे लड़के हैं उनने कहा कि हाँ आप हमारे भाई हो, आप कभी भी आ सकते हो ट्रेनिंग करने के लिए, और जहाँ पे भी हम होंगे वहाँ पे आप ट्रेनिंग करने के लिए, और अब मैं खुद जब भी चाहूँगा तब मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए जा सकता हूँ, क्योंकि मैं उनके इनर सर्कल में हूँ अब, और उन पर ट्रस्ट करते हैं कि हाँ इनमें पोटेंशियल है, चीज़ें हैं, बस अब मुझे दिखाना है कि मैं क्या हूँ। इंशाल्लाह। इस फाइट के बाद जब आप पहली बार कोच खबीब से मिल रहे हैं, क्या रिएक्शन था उनका? अभी मैं उसके बाद उनसे इस फाइट के बाद नहीं मिला, मैं डायरेक्ट घर आया हूँ। लेकिन हाँ, बहुत सारी जो कोच हावेर है उनकी क्या बोलते हैं इसको, टेक्स्ट आई है मुझे, इंस्टाग्राम पे मैसेज आई है बहुत ज़्यादा, और मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा कि आपने बहुत अच्छा वर्क किया है, और क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये चीज़ मुझसे ना, क्योंकि जब आप बहुत सारे अच्छे फाइटर से ट्रेन करते हो, अच्छे उनके साथ ट्रेन करते हो, तो आपको नॉर्मल सा बंदा जो कहीं पे ट्रेन नहीं कर रहा है ना, अगर वो अच्छा भी है तब भी आपको लगेगा कि मैंने इस्लाम के साथ स्पारिंग की है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली है, मैंने उनके साथ ट्रेनिंग की है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं। अगर आप बस वहाँ पे बैठे हो ना, उनकी मैं कुछ ही 30 डेज़ या 35 डेज़ उनके साथ ट्रेन किया हूँ अभी इनर सर्कल में, लेकिन अगर आप एक दिन भी खबीब के साथ बैठते हो ना, आपने कुछ नहीं किया, आपका माइंड इतना ज़्यादा चार्ज हो जाता है, इतना ज़्यादा माइंड सेट आपका ग्रो हो जाता है, आप कहोगे आ जाओ मुझे मारो, कुछ नहीं होता आपको, मतलब मार पड़ेगी ना, आपको लगेगा कुछ नहीं होता, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत माइंड सेट में फर्क पड़ता है। और कोच हावेर, वो वहाँ के कोच है ना, वो टेक्निक नहीं सिखाते, वो पैड नहीं पकड़ते वहाँ पे, जो कभी के कोच है एक ही के, वो बस माइंड पे काम करते थे। और मेरा सबसे बेस्ट क्या हुआ कि मेरा जो आना जाना हुआ दुबई में, वो कोच हावेर के साथ ही हुआ। जब मैं घर जाता था, वहाँ से वापस आता था, कोच हावेर, तो मुझे रास्ते में ना जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैं उनको पूछता था। इतना ज़्यादा माइंड मतलब मेरा वो बन गया, स्ट्रांग बन गया कि चलो ठीक है, कोई मुझे मार सकता है, गिरा सकता है, सुला सकता है, लेकिन कोई मुझे गिव अप नहीं करा सकता। ऐसा मेरा मतलब वो मेंटेलिटी आई। अब्दुल अजीज को जानते हैं आप? अब्दुल अजीज, कोच खबीब के मैनेजर। हाँ बिल्कुल। क्या कभी ऐसा फ्यूचर में होने वाला है कि उवैस याकूब जी के मैनेजर मतलब हम उनको देखेंगे? कोच ने क्या बोलते हैं उसे, मुझे बोला कि जो ये है हमारे जो मैनेजर हो ना, मैनेजमेंट करते हैं रिजवान, जो को अब्दुल अजीज और रिजवान, वो मैनेजमेंट वगैरह कराते हैं, उनने उनसे बात की है, और होपफुली मैं उनके साथ मैनेजमेंट वगैरह करूँगा। और कोच के साइड से भी डन हो गया है और उनके साइड से भी डन हो गया है, तो मैं उनके साथ ही मतलब ना, जैसे वो इस्लाम वगैरह को मैनेज करते, मुझे भी वो इंशाल्लाह मैनेज करेंगे। बस यही होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप, आपको यहीं से ज़्यादा ना फोर्स नहीं करना होता है चीज़ों के बारे में, आपको आराम से चीज़ें मिल जाएंगी। बस आपको इस गेम प्लान में, इस चीज़ में स्टिक रहना है, क्योंकि अभी कंसिस्टेंट रहना है बस, है ना? जब मैंने फाइट जीती, मुझे अभी भी यकीन है कोच खबीब या कोच हावेर ने फाइट नहीं देखी होगी, फाइट छोड़ो एक साइड से, अब देखो फाइट के बाद ये रिएक्ट कैसे करता है, इस पे काम करेंगे हम। अगर मैंने कोई भी रिएक्शन ऐसी की ना कि जिसमें उनको लगा कि नहीं ये तो अब चलो सेलिब्रेशन पे ज़्यादा लग गया, ये तो अब उस पे चीज़ों पे लग गया, उनको लगेगा कि इसका माइंडसेट अभी है नहीं उस लेवल का, क्योंकि वो उससे फैसला करते। इससे फैसला नहीं होता है आपने फाइट जीती कि हारी। अगर आप फाइट हारते भी हो तब भी आपका माइंडसेट क्या है, अब चलो हारा ठीक है, हारने के बाद क्या, अगर हारने के बाद यह कि अगर मुझे 1000 बार भी आप हरा दो तब भी मैं उठने के लिए तैयार हूँ। ये है माइंडसेट खबीब की टीम का, कि अगर आप उनको हरा सकते हो लेकिन आप उनको मेंटली गिव अप नहीं करा सकते।
ये है उनका माइंडसेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, और मैं जब यहाँ पे पहुँचा, परसों मैं यहाँ पे पहुँचा, पहले ही दिन मैं रात को पहुँचा, दूसरे दिन मैं एकेडमी गया, ट्रेनिंग स्टार्ट की। ये उनकी मेरी रिब्स मैंने इंजरी है, मैंने अब फाइट में ही बोला कि रिब्स, मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने 14 डेज का रेस्ट रखा था फाइट से पहले। अब उन्होंने कहा कि आप ट्रेनिंग कर सकते हो लेकिन आराम से करो। घर वाले बोल रहे थे 1 महीना रेस्ट करो, मैंने कहा 1 महीने में लोग कितने आगे चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और कितने भी बड़े आप चैंपियन हो, कितने बड़े आप खतरनाक हो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो अपनी चीज़ों में ना, तो आप नहीं कर सकते। उनके अगर आपको रिब में लगी है, आप कुछ मत करो, आप एकेडमी जाओ, जो भी आप काम कर रहे हो आप जाओ, आप देखो, आप वहाँ पे देखो, आप फील करो इस चीज़ को, तब भी आप कंसिस्टेंट हो, लेकिन आप रेस्ट नहीं कर सकते। तो बस उसके आने के बाद ही मैं सेलिब्रेशन हमने 1 दिन ख़त्म करी, 2 दिन ख़त्म करी, उसके बाद ट्रेनिंग पे फिर से लग गए। और लोग हमें अभी हमें कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप दूसरी फाइट की तैयारी करो, हम दूसरी फाइट के लिए तैयार हैं। तो ये मेरी 4th इंटरनेशनल फाइट थी। उससे पहले मैंने 2 इंडियन इनसे खेली है, फिर इंटरनेशनल फाइट थी और चारों मैंने फिनिश की। और जो लास्ट की 2 फाइट थी वो 2 मिनट से ज़्यादा गई नहीं। उस वक्त क्या चल रहा था जहन में जब आप लगे हुए थे कि भाई मुझे तो आज निपटा देना है? जब हम फाइट करते हैं, फाइट में जब अंदर जाते हैं ना केज में बस ये होता है कि बहुत सारों का दिमाग ना वो होता है कि क्या हुआ, लेकिन किसी का दिमाग कभी शांत हो जाता है। और अगर ज़्यादा शांत हो गया तो भी खतरा है। अगर ज़्यादा शांत हो गया ना तो आप फ्लाइट मोड में चले जाओगे, आपका दिमाग आप फिर फाइट मोड में हो ही नहीं, आप प्रोएक्टिव नहीं हो, आप फिर रिएक्टिव हो जाओगे, क्या हुआ। अगर आप ज़्यादा वो हाइपर हो गए ना, मतलब कि क्या हुआ, आप एक टाइम पे अपनी एनर्जी सारी खत्म करोगे। आपको शांत रहना है, आपको फोकस करना है। तो उस चीज़ की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है पहले कैंप में ना, कि हम विजुअलाइज करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, हम ब्रीदिंग करते हैं 15 मिनट, माइंड को ट्रेन करते हैं कि जब हम केज में जाएंगे, हम बार केज में जा चुके हैं पहले, विजुअलाइज करते। तो उस चीज़ की ट्रेनिंग हो चुकी थी। जब मैं गया ट्रेनिंग में, मुझे लगा कि ठीक है फाइट करते देखते। एक बड़ा मज़ेदार सा सवाल है, आने वाले वक्त में मान लीजिए आपके मैनेजर अब्दुल अजीज साहब बन जाते हैं और अल्लाह ताला खूब तरक्की देता है, तो ऐसा तो नहीं आप कश्मीर छोड़ के यूएस वगैरह कहीं शिफ्ट हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि जहाँ देखिए यहाँ अभी लोग आ रहे हैं वापस, अभी आपने बताया कि जहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह है वहाँ पे जाऊँगा मैं ट्रेन करने के लिए, वहाँ पे रहूँगा मैं। लेकिन ये है कि हमेशा देखा है मेरे सोशल मीडिया पे भी, बाकी चीज़ों पे भी, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन मैं ख़ास तरीके से ना कश्मीर को रिप्रेजेंट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उसका रीज़न पहले ही बोला। 2 रीज़न है। एक रीज़न ये है कि कश्मीरियों से ज़्यादा प्यार नहीं करते लोग। दूसरा ये कि कश्मीरी को लोग समझते हैं कि ये फ़ाइट नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास ज़्यादा फैसिलिटी या ज़्यादा चीज़ें नहीं अवेलेबल है। क्योंकि हमारे यहाँ पे 6 मंथ्स की इंटरनेट बैन भी हुई है, आपको पता है कि तब भी मैं ट्रेनिंग कर रहा था। हमारे पास फैसिलिटी साल 2020, हाँ, कोरोना भी हुआ और सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे हुई, मैं तब भी ट्रेनिंग कर रहा था। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ी हमें, और चले कंटिन्यू हम चले। और आपको पता है कि अगर इस 6 मंथ का इंटरनेट बैन कहीं और होता, वो मर चुके होते, हम तब भी सर्वाइव कर चुके और हमने किया, दिखाया कि हम अलग है। तो ये फाइटिंग में भी है, ये हमारे माइंडसेट में है, ये हमारे खून में है ये चीज़ें। बस इसको आप डायरेक्शन देनी है कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं ना जो मैंने पहले दिन ही देखे, वो कितने स्ट्रांग है लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ को गलत चीज़ों में ज़ाया कर रहे हैं। उनको हमें डायरेक्शन देनी है, उनको हमें दिखाना है कि नहीं भाई आप यहाँ पे आ जाओ, और अगर आप यहाँ पे आ सकते हो, आप कहीं भी, आप देखो क्रिकेटर यहाँ पे ना जो निकले हैं यहाँ पे, क्रिकेटर वगैरह बाकी भी, कितना टैलेंट है उनमें। आप देखो जहाँ पे भी आप कश्मीरी को सपोर्ट करोगे ना, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओगे कि हाँ हमने आप पे इन्वेस्ट किया, आप चले जाओ इस राह पे, वो गया। कोई एक नहीं है जो मतलब परसेंटेज होगी ना जो मतलब फेल होने की, मुझे लगता है कि बहुत 1% 2% होगी, 98% क्रॉस कर लेते हैं सब कुछ। कहीं पे भी जाओ, सिर्फ रिसोर्सेज की कमी पड़ रही है, बहुत कमी पड़ रही है क्योंकि सपोर्ट नहीं हो रहा है ना, मतलब बहुत कम सपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे पैसे फंड्स तो बहुत आ रहे हैं लेकिन वो फाइटर्स के पास नहीं पहुंच रहे। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, तो आप कश्मीर के लिए बने रहेंगे ना यहाँ? जी, अपने लिए, अपने लोगों के लिए? हाँ बिल्कुल, हमेशा। क्योंकि पूरे देश से फिर लोग आने चाहिए। चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, मैं अपने भाई मतलब यहाँ के कश्मीर के भाइयों के लिए खास तौर पे खड़ा हूँ। ये मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप कहीं पर भी हैं लेकिन एक निज़ाम यहाँ बनाकर रखिएगा। आपको पता है कि मेरा कोच खबीब है, ठीक है, और खबीब ने अपने दागिस्तान को नहीं, अपने गांव को नहीं छोड़ा। शिल्डी जहाँ पे वो रहता है, वहाँ पे उसने पहली फैसिलिटी ऐसी बनाई जहाँ पे आज दुनिया भर से जने, मैं वहाँ पे गया शिल्डी में पैसे इन्वेस्ट करके, मैं देखना चाहता हूँ कि खबीब का गाँव कैसा है। अपनी उस फाइटिंग के, और खबीब एज अ फाइटर नहीं, एज अ पर्सन भी लोग उसको देखना चाहते हैं क्योंकि फाइटर तो बहुत सारे हैं लेकिन एज ए पर्सन वो लोगों को कैसे
दिखाता है कि एक बंदा, एक नॉर्मल फाइटर, एक मुस्लिम फाइटर कैसा होना चाहिए, और उससे वो पता चलता है ना कि मतलब वो चीज़ें। तो मेरा कोच खबीब है, और जैसा आपका कोच होता है ना, वैसे आप भी अपने इस चीज़ को कंटिन्यू करते हो। तो मुझे पता है कि मतलब कैसे करना है, कैसे नहीं करना, और मैंने बहुत सारे प्लान्स भी इसके लिए किए हुए हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे ये रास्ते खुलते हैं हम इनके लिए करते हैं। मैंने जो यहाँ पे एकेडमी खोली है ना, ये मैंने अपनी अर्निंग के लिए नहीं खोली थी। ये बस इसलिए है कि हमें यहाँ पे माहौल मिले, जब भी मैं बाहर से आऊँ मुझे ट्रेनिंग पार्टनर्स यहाँ पे मिले, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनके पास एनर्जी है, आ जाओ ट्रेन करो हमारे साथ। हमने कभी भी हमें अगर लगे कि कोई लड़का ऐसा है जो ज़्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट कर पाएगा अपनी, मुझे अपने हालात पता है, मैं समझता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि चलो ठीक है, फ्री में तो नहीं कराऊंगा, लेकिन आप पैसे कम दे दो, कोई मसला नहीं, आप ये करो। आपका हम देखते हैं उनके हालात और हमको फ़ी कम देते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे अपने हालात पता थे कि मेरे हालात के। आप फ्री का मसला ये है कि फ्री में क्यों नहीं कराते, क्योंकि अगर आप फ्री में कोई भी चीज़ देते हो ना, उसका वैल्यू लोग नहीं करते। बिल्कुल, ये मसला, वो दर्द महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि जब पैसे खर्च होते हैं तो एक प्रेशर भी रहता है, वैल्यू भी आती है कि जाना है, करना है, पैसे भी खर्च हुए हैं और अपने ड्रीम की तरफ बढ़ना है। सर उवैस जी, जो आपका ड्रीम अरीना है कोई परफॉर्म करने के लिए? अभी तो मेरा ये है कि मैं प्रेजेंट में जीता हूँ। अगर जहाँ पे मेरा अभी अरीना है, ब्रेव एफसी, जहाँ पे मैं खेल रहा हूँ, वहाँ पे अभी मेरा गोल है कि मैं वहाँ का चैंपियन बनूँ। तो अभी मेरा ये गोल है, अभी इससे बाहर में नहीं जाऊँगा, क्योंकि हम एज ए मुस्लिम ना, मुसलमान ज़्यादा आगे की नहीं सोचता है, बस जहाँ पे है वो वहाँ पे ही डोमिनेट करो, वहाँ प्रेजेंट में जियो, ख़त्म, इतना काफ़ी है हमारे लिए। मैंने अभी ये दिमाग में रखा है कि मैं अभी ट्रेनिंग करूँगा, जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी आती है मैं इसको ग्रैब करके खेलूँगा। बस मेरा कोई शौक नहीं है, जितना मुझे अल्लाह देता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं चल रहा हूँ उसके ऊपर। ठीक, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग में रखो मुझे यूएफसी का चैंपियन बनना है, अगर आप नहीं बनोगे ना, आप रिग्रेट करोगे कि मैं क्यों नहीं बना। ये आपका ड्रीम है यूएफसी में? मतलब अगर आप ये बनाओगे दिमाग में कि हाँ मुझे बनना है, अगर मैं नहीं भी बनूंगा मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ मुझे लगता है कि मैं उसमें अच्छा फील कर रहा हूँ। अगर मैं ब्रेव का चैंपियन बनूँ मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं यूएफसी का चैंपियन बनूंगा, मैं कुछ नहीं बनूंगा दोनों में से, मैं तब भी मतलब शुक्र करता हूँ कि ठीक है, जितना भी मुझे अल्लाह ने दिया है, दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, कोई मसला नहीं। इंडिया में बिगेस्ट एमएमए फाइटर? मतलब 5 या 1? टॉप 1, हाँ 1। टॉप 1 तो मतलब अंशुल जुबली जो है वो अच्छा फाइटर है मेरे हिसाब से अभी आपकी नज़र में? हाँ, मेरी नज़र में, चाहे वो नॉकआउट भी हो 2 बार, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छा फाइटर है। क्योंकि वो सबसे बड़ी प्रमोशन यूएफसी में खेल रहा है, अगर वो हार भी रहा है तब भी मुझे लगता है कि वो अच्छा फाइटर है, सबसे अच्छा। और जब हमें मौका मिलेगा वहाँ पे जाने की, जब मैं वहाँ पे डोमिनेट करूँगा, तब मैं बोलूँगा कि हाँ मैं पहला फाइटर हूँ अच्छा, लेकिन तब तक मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने वो चीज़ फील नहीं की है, ठीक है। हाँ, कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए और अपने दिमाग को ऐसा बनाना चाहिए कि हाँ मैं सबसे बेस्ट हूँ, लेकिन अभी उसको क्रेडिट देना ज़रूरी है क्योंकि वो पहला है जो यूएफसी में गया है और वो खेला है। टॉप एमएमए फाइटर इन द वर्ल्ड? अभी के लिए इस्लाम है, इस्लाम मखाचो को मैं समझता हूँ एज अ स्ट्राइकर भी, ग्रैपलर भी, डोमिनेशन है उसकी। जेडीएम की अपनी फाइट देखेगी परसों, सबने ये किया था, प्रेडिक्ट किया था कि वो बॉक्सिंग में अब हारेगा, वो करेगा, लेकिन बॉक्सिंग में भी कितनी अच्छी बॉक्सिंग और डिस्टेंस मैनेजमेंट कितनी अच्छे मतलब तरीके से उसने खेला, और फिर रेसलिंग में तो आपको पता है कि, और ग्रैपलिंग में किस तरीके से उसने डोमिनेशन दिखाई कि हाँ मैं हूँ। तो सबसे बेस्ट है वो, सबसे बेस्ट इस्लाम मखाचो अभी के डेट में। एक थोड़ा अलग है ये सवाल, लेकिन उवैस याकूब के लिए कश्मीर क्या है? मेरे लिए कश्मीर एक ऐसा मतलब एरिया है जिसको मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ। और जो कश्मीर है, मुझे कश्मीर के जो माहौल मतलब जो यहाँ का माहौल है, इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। क्या दिख रही है कि मुझे अपना जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, हर दिन नमाज पढ़ता हूँ, बाकी चीज़ें, मुझे यहाँ पे ना सेफ लग रहा है अपने आप, मतलब मुझे यहाँ पे कश्मीर के अंदर अपने आप को मैं फील करता हूँ, मैं सेफ हूँ, कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे। दूसरा, यहाँ के जो उलमा है, यहाँ के जितने भी आलिम हैं यहाँ के, उनके साथ जो लोगों का कनेक्शन वगैरह है, और यहाँ का जो माहौल उस लेवल के दीनी हिसाब से है ना, वो मुझे थोड़ा अलग लग रहा है। और दूसरी बात जो मैंने की कि यहाँ के अंदर जो है, जो वॉरियर स्पिरिट यहाँ के अंदर है, वो मैंने कहीं पे नहीं देखी। जो आग है, जो स्पिरिट है यहाँ के अंदर, जो स्पार्क है, वो मैंने कहीं पे नहीं देखी यहाँ कश्मीर के अलावा, जो मुझे अलग लग रही है। कश्मीर के लिए सोच कैसे बदले बाकी लोग? आप क्या कहना चाहेंगे लोग?
लोगों को मतलब किस हिसाब से? जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव थॉट लेते हैं। नेगेटिव तो मतलब आपको कभी भी, जैसे मुझे मतलब जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं ना 6 लाख के करीब हो गए हैं, और बहुत सारे मुझे वैसे भी ना लोग प्यार करते हैं, तब भी आपको सारे लोग प्यार नहीं करेंगे, कुछ हेट भी दिखाएंगे। ठीक है, जितने आपके हेटर्स ज़्यादा है, मैंने आपको बोला कि जितने आपके हेटर्स बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे, इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ है। तो कश्मीर में बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सब मतलब सारा कुछ है यहाँ पे। आप देखो कि कश्मीर में टूरिज्म मतलब कितने लोग आते हैं बाहर से यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। आप अभी न्यू ईयर की बात देखो, कितने लोग यहाँ पे हैं अभी, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनको लग रहा है यहाँ पे सुकून है। आप देखो कि दीन का हमारे हिसाब से ना कितना काम हुआ है यहाँ पे, लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, ईरान से, बगदाद से, कहाँ पे यहाँ पे बैठ के उन्होंने काम किया है, क्योंकि उनको भी लगा था कि यहाँ के लोगों में है कुछ चीज़ें कि यहाँ पे हम काम कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। आप देखो कोई भी चीज़, यहाँ के पॉलिटिशियंस भी आप देखो ना, कि मैं पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन आप कोई भी पॉलिटिशियन ले लो, जो भी कश्मीरी पे काम करते हैं ना, वो उनके साइड में हो जाता है, क्योंकि कश्मीरी का दिल इतना नरम है ना कि वो किसी भी सबका दिल जीत लेते हैं। हाँ, सबका दिल जीत ले। अगर हमें अभी कोई बोलेगा ना कि चलो ठीक है, 2 आंसू बहाएगा, बोलेगा कि मैं ऐसे हूँ, सारे कश्मीरी। और मेरी भी वीकनेस है ना एज ए फाइटर, कि मुझे लगता है एक ही वीकनेस है कि हम नरम दिल है। जैसे मेरा फाइटर है, मैंने उसके साथ फाइट की, मैंने उसको ख़त्म किया, डोमिनेशन की, उसके बाद मुझे 2 दिन अंदर से फील हो रहा था कि मैंने उसको क्यों मारा। आपको ऐसे, ये कश्मीरी है, ये कश्मीरी सोच सकता है, कोई और नहीं सोच सकता। ये कश्मीरी है, ये कश्मीरियत है, और मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि लोग वाकई में नरम दिल हैं, चाहे कितने भी यहाँ पे कैसा भी वक्त आया। ये फील कर सकते हैं यहाँ के आने के बाद। एक होता है सुनना, दूसरा होता है आप यहाँ पे आओ, यहाँ आना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आप लोगों के या न्यूज़ से या उन हेट वाले चैनल से आप कुछ भी सुन सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो। जब मुझे भी, मैं जब कश्मीर आने की तो बात छोड़ो, अब जब मैं कश्मीरी बाहर जाता हूँ ना, मैं देहरादून था बाहर, मैं वहाँ बहुत सारे हिंदू से मिला, बहुत सारे उनसे मिला, वो कह रहे कश्मीरी ऐसे होते हैं। आपको समझ, कश्मीरियों से उनको इतना इम्पैक्ट पड़ा है, जब वो कश्मीर आएंगे ना उनको अलग ही इम्पैक्ट, उनको सब कुछ वो भूल जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। उनको जो यहाँ के हालात और कश्मीर पे जो मूवीज़ बनी है ना, खतरनाक मूवीज़, तो वो बस मूवीज़ है, वो बस सीरियल्स हैं कि गलत चीजें। आप ग्राउंड पे आए, ग्राउंड आप यहाँ पे आए, जो भी यहाँ पे आया हमने रील्स डाली हुई है, देखो कितना मेहमान नवाज है, कितना क्या कुछ कर रहे हैं। कैसा भी वक्त आया, कश्मीरी ने दिल खोले, अपने घर खोले, खाना दिया। अब आप बोलोगे कि हाँ कश्मीर में ये हुआ है, वो हुआ, ये हुआ, तो हर एक जगह पे अच्छे लोग भी हैं, गलत लोग भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि कश्मीर 100% ठीक होगा, यहाँ पे भी 5% लोग होंगे, लेकिन आप अगर ये कहते हो कि कश्मीर पूरा गलत है, वो गलत है। आप देखोगे कि बाहर के स्टेटों में ना इससे ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही है, और वहाँ पे 50-50 का मैं लगा रहा हूँ रेशो कि 50% अच्छे होंगे 50, लेकिन आपको यहाँ पे 95% लोग अच्छे मिलेंगे। हाँ, 5% लोग गलत भी हो सकते हैं। सभी जगह है, वो हर जगह पे है। एक बहुत छोटे से उसमें आप कोई एडवाइस जो अपकमिंग फाइटर्स हैं, जो लोग आना चाह रहे हैं उनके जी, अपकमिंग फाइटर जितने भी है, चाहे कश्मीर से हो चाहे पूरे इंडिया से हो, उनको ये है कि वो पहले बेसिक्स को क्लियर करे, फंडामेंटल्स पे काम करे, और आप अच्छा कोच चुने, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, जिसके अंदर एक अच्छी एनर्जी हो, गाइडेंस आपको ठीक मिल जाएगी। और अच्छे एनर्जी वाले लोगों के साथ भी चले। ऐसे लोग ना हो आपके साथ में, आप कह रहा हूँ, जो आपकी एनर्जी को डाउन करे, नेगेटिव लोग, क्योंकि लोगों के वर्ड भी ना आपको डाउन कर सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव अगर आप कुछ भी बोलते हो, मैं फाइट के दिनों में किसी को ये बोलने नहीं देता हूँ, अपने घर में भी अगर मैं बोलेगा आपका अपोनेंट बहुत अच्छा दिखता है, खतरनाक दिखता है, मैं बोलता हूँ फ़ोन कट करो, मुझे बात नहीं करनी। मुझे बस यही सुनना है फाइट के दिनों में, आपका अपोनेंट बिल्कुल आपसे कम है, मुझे अच्छे पॉजिटिव चीज़ सुननी है, ताकि मेरा दिमाग उस लेवल पे काम करे। क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा वो खतरनाक एक चीज़ है ना, वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है, तभी यहाँ पे है, ऊपर है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी को, दिल को भी कंट्रोल करता है। आप दिल से कुछ नहीं सोच सकते तब तक जब दिमाग आपका कोई और हमने एक बार सोचा कि अपोनेंट मुझसे अच्छा है, तो आपको उसको हरा नहीं सकते। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरा अपोनेंट ठीक है, लेकिन मैंने इससे ज़्यादा काम किया अपने ऊपर, मैं इससे अच्छा हूँ, तभी आप कर सकते हो डोमिनेट। ये सोच के कभी नहीं फाइट करते कि हाँ मेरा अपोनेंट मुझसे अच्छा है, तब कोई नहीं फाइट करता। एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं और आप देखिएगा। रेसलिंग और स्ट्राइकिंग? रेसलिंग। जूडो और सांबो? सांबो। केओ और सबमिशन? सबमिशन। कबीब और कॉनर मैकग्रेगोर? कबीब। कॉर्नर को तो हम हेट करते हैं, ये नहीं, एक होता है कि एज ए फाइटर मैं उसको लाइक करता हूँ, एज ए पर्सन मैं उसको हेट करता हूँ।
क्योंकि मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता एज अ पर्सन, और ना मैं चाहूंगा कि कोई इसको फॉलो करे। मुझे लगता है कि इलिया टपोरे ना कहीं उसको फॉलो करते हैं ना, कभी तभी उसका भी डाउनफॉल आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डैनियल और ब्रॉक लेसनर, डैनियल डीसी वन चैंपियनशिप और यूएफसी, बॉक्सिंग और एमएमए, एमएमए, इलिया और इस्लाम मखाचाव, इस्लाम मखाचो ब्रदर, फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल, दागिस्तान और कश्मीर, खतरनाक, पाकिस्तान और कश्मीर। मुझे लगता है कि ये खतरनाक क्वेश्चन है, इसको मैं स्किप करता हूँ। नहीं, चूज वन। कश्मीर, यस कश्मीर। क्योंकि दागिस्तान ने मुझे प्यार दिया, लेकिन हाँ हूँ मैं कश्मीरी। मुझे तो आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, एकदम पॉजिटिव फील कर रहा हूँ आज, और बहुत ही ज़बरदस्त भाई, आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस पॉडकास्ट से। मैंने क्या कुर्बानी दी है तो मैं जानता हूँ। मैं दिल्ली जा रहा था, मैंने अपनी ट्रेन हमारी ऑलरेडी बुक थी। इनकी ट्रेन थी आज की, कल शाम की, तो इन्हें ट्रेन छोड़ी है मेरे लिए। तो मुझे भी था कि मैं इनको यहाँ पे इनवाइट करूँ और इनसे बातें करूँ, क्योंकि जब कोई आप के लिए कोई प्यार दिखाता है, सेक्रीफाइस करता है, आपका भी हक बनता है कि आप भी यहाँ से प्यार दिखाओ और सेक्रीफाइस करो, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, कहीं पे भी हो, हम्बल रहना सीखो। ट्रेन नहीं, अगर फ्लाइट भी होती तो शायद मैं छोड़ देता, क्योंकि जिस हिसाब का ये माशाल्लाह हमारा पॉडकास्ट है, इससे बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, सीखेंगे और मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आप लोगों को पूरा देखेगा जो मैं एक पॉडकास्ट में नहीं कर पाता, तो नेक्स्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।